जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है और आप लोग को पता भी चल गया होगा कि आप लोग का एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। तो बहुत खुशी की बात है। और आप लोग को मैं यहाँ इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आप लोग की जो ये कक्षा होगी आज की, वह है एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के प्रश्न। कल के भी क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड प्रश्न किए थे। आज के भी जो क्लास में इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए 1151 प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1151 प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 1152 प्रश्न को। 1152 प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 1153 प्रश्न। 1153 प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो 7% जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1154 प्रश्न को। 1154 प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है कार्बनिक खनिज नहीं है। इनमें से कौन जो है कार्बनिक खनिज नहीं है। तो बात करें यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। प्राकृतिक गैस जो होगा ये कार्बनिक खनिज में नहीं आएगा, बल्कि विटुमिनस और खनिज तेल जो हो जाएंगे ये कार्बनिक खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर है। तो बहुत सारे प्रश्न आपकी क्लास में होगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 1155 प्रश्न को दोस्तों। 1155 प्रश्न है दोस्त कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है। तो चूना पत्थर जो होगा ए विकल्प ये बिल्कुल सही होगा। क्या होगा दोस्तों। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 1156 प्रश्न। 1156 प्रश्न है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 1157 प्रश्न को। 1157 प्रश्न है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई जो है खनिज तेल हेतु। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। खनिज तेल के लिए जो है मुंबई हाई क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 1158 प्रश्नों को दोस्तों कि 1158 प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो चावल यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कर लीजिएगा चावल जो होगा ये खाद्यान्न फसल है जिसको हम लोग खाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1159 प्रश्न को। 1159 प्रश्न है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो जूट उत्पादन में जो हमारा अपना देश है भारत, ये अग्रणी माना जाता है। तो डी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न आते हैं 1160 प्रश्न पे। 1160 प्रश्न है कि इन राज्यों में कौन जो है लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड जो यहाँ पे राज्य हो जाएगा, यह लौह अयस्क का जो है अग्रणी उत्पादक राज्य माना जाता है। यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से, तो झारखंड राज्य से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। 1161 प्रश्नों को देखते हैं। 1161 प्रश्न है कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसे रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। भागलपुर जो जिला है इसे रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आइए 1162 प्रश्न पे। 1162 प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सुंदर सा ये प्रश्न है। तो बिहार का जो वह क्षेत्र है कृषि, इसका बहुत ज़्यादा सर्वाधिक योगदान माना जाता है भारत देश में। और बिहार की अर्थव्यवस्था का भी बात किया है तो सबसे ज़्यादा कृषि ही माना जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है अधिकतर जो किसान हैं ये कृषि पर ही आधारित हैं। इनके द्वारा अनाज को बोया जाता है जिससे भारत देश में इसको मतलब भेजा जाता है।
बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, अनाज को। तो ये कृषि जो है भारत देश जो है प्रधान देश है। ओके, 1163 प्रश्न देखिए कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक कौन सा है। तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से बाढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1164 प्रश्न है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर हो जाएगा। कुशहा तटबंध किस नदी पर है दोस्तों, तो कोसी नदी पर है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 1165 प्रश्न को, 1165 प्रश्न है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय को बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन से कृत्रिम जलाशय को बनाया गया है, तो नागार्जुन सागर को बनाया गया है। यहाँ पे ए विकल्प जो है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 1166 प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन का जो सबसे प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो रहा है। इनमें से सभी होना चाहिए दोस्तों। स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, स्थानीय लोगों का जो वहाँ पे शासन उसका होना चाहिए, स्वयंसेवी संगठन और गांव मोहल्ले के लोग होना चाहिए, तब जाकर आपदा प्रबंधन से हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद आते हैं 1167 प्रश्न पे। 1167 प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूरसंचार के लिए, ये भी सही हो रहा है। संसाधनों के लिए, ये भी सही हो रहा है। और मौसम विज्ञान के लिए, ये सही हो रहा है। तो तीनों विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इनमें से सभी विकल्प क्या है, सही है। 1168 प्रश्न देखा जाए तो 1168 प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो वह था हिंद महासागर। उस महासागर का नाम क्या था, तो हिंद महासागर था। जब 26 दिसंबर 2004 को विश्व के ये जो हिस्सा था हिंद महासागर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनामी आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 1169 प्रश्न जो है दोस्तों कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में सबसे अधिकतम विनाशकारी भूकंप जो है 1934 ईस्वी में आया था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 1170 प्रश्न देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है सुनामी, तो जापानी भाषा का शब्द है। 1171 प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 1172 प्रश्न को। 1172 प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 यहाँ पे 19 होना चाहिए, 1919 में पारित हुआ था। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 1173 प्रश्न है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 1174 प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है बिस्मार्क का माना गया है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1175 प्रश्न है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहे हैं या बिल्कुल सही हो रहे हैं। 1176 प्रश्न देखते हैं। 1176 प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो 1919 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1177 प्रश्न देखिए कि 1177 प्रश्न है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो भारत में सूती मिल की जो प्रथम मिल खोली गई थी बंबई शहर में खोली गई थी। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 1178 प्रश्न है दोस्तों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न देखिए 1179 प्रश्न जो है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था उस समय। तो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1180 प्रश्न।
1182 प्रश्न है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 1181 प्रश्न देखिए, 1181 प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति, यहाँ पे होना चाहिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो रक्त और लौह की नीति का जो किए थे अवलंबन, ये किसके द्वारा किया था? गौरी वाल्डी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? गौरी वाल्डी के द्वारा। यहां पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पे आते हैं 1182 प्रश्न पे। 1182 प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1921 में हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 1183 प्रश्न देखिए कि इंडियन स्टेट यूरो कमीशन का अन्य नाम क्या है। इंडियन स्टेट यूरो की कमीशन नाम क्या है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। साइमन कमीशन उसका नाम है। तो बी ऑप्शन को आप लोग जरूर सही करिएगा। 1184 प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किए थे। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1185 प्रश्न देखिए, 1185 प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1186 प्रश्न देखिए, 1186 प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था। अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1187 प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो 1905 में इसको वापस लिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1188 प्रश्न देखिए, 1188 प्रश्न है कि रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया था। रूस में कब दास्तव को समाप्त किया गया था? तो 1861 ईस्वी में रूस में दास्तव को समाप्त किया गया था। तो इस दिनांक को जरूर आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1189 है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। और 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान में आप लोग रखना होगा 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात किया है कि किस सम्मेलन में इसको मनाने का निर्णय लिया गया था। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 1190 प्रश्न है कि हो ची मिन की सरकार थी। हो ची मिन की सरकार थी तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1191 प्रश्न देखिए, 1191 प्रश्न है कि वार एंड पीस किसने लिखी। वार एंड पीस किसने लिखी? तो वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया था। बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1192 प्रश्न देखिए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। ए विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। 1193 प्रश्न है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया। पटना को आजिमाबाद किसने नाम दिया था। तो अजीम उस शान के द्वारा, अजीम उस शान के द्वारा है पटना को अजीमाबाद नाम दिया गया था। 1194 प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र जो है नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो बात करें इस ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। इनमें से कोई नहीं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और अजात शत्रु के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना नहीं किया गया था। तो इसलिए डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1195 प्रश्न देखिए दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ए विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 1196 प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है। कब हुआ है दोस्तों योजना आयोग का गठन? तो 15 मार्च 1950। कब? तो 15 मार्च 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1197 प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है।
तो बात करें यहाँ पे उत्पादन की बात किया है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है उत्पादन के साधनों पर अपना निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 1198 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो 1198 प्रश्न है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। तो क्षेत्र आप लोग जाने हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए दोस्तों द्वितीय क्षेत्र होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? द्वितीय क्षेत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन ही होगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गैस और बिजली जो होते हैं इसका उत्पादन जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 1199 प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्या है दोस्तों? टक्का है। जरूर याद करिएगा, बिहार प्राइमरी टीचर वाले जो टीचर हैं। 1200 प्रश्न देखिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है। आज की क्लास में 1200 प्रश्न हम लोग कर लिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है। तो इनका जो संबंध है बांग्लादेश है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। 1201 प्रश्न देखिए दोस्तों। 1201 प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो वह जो है ऋण जो है अल्पकालीन ऋण को प्रदान करती है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं 1202 प्रश्न पे। 1202 प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1989 में इसको प्रारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1203 प्रश्न देखिए दोस्तों कि 1203 प्रश्न है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा में सुंदर सा प्रश्न है। तो 100 दिन का गारंटी लिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1204 प्रश्न देखा जाए। 1204 प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। उपभोक्ता संरक्षण के लिए 582 राज्य आयोग हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1205 प्रश्न है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 1206 प्रश्न है कि उपभोग व्यय और बचत, यहाँ पे होना चाहिए बचत का योग क्या होता है। उपभोग व्यय प्लस में बचत का योग क्या होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे होना चाहिए व्यय होता है। क्या होता है दोस्तों? तो व्यय होता है। ठीक है। आय मान लीजिएगा, आय कर लीजिएगा, यहाँ पे सही था ऑप्शन। यहाँ पे जो बी दिया था ये राइट आंसर सही था। यहाँ पे होता है व्यय और बचत को आय कहा जाता है। व्यय आप प्लस बचत को जोड़ दीजिएगा तो वहां पे आय निकल के आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 1207 प्रश्न पे। 1207 प्रश्न एक निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। सुंदर सा प्रश्न है ये। तो आर्थिक क्रिया का जो सबसे जो चक्रीय प्रवाह माना जाता है वह माना जाता है क्या चीज। तो वह माना जाता है व्यय को। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1208 प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो 1868 में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। 1209 प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो नैतिक तथा सामाजिक तत्व जो हो जाएगा यह सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं हो जाएगा। जरूर याद करिएगा इस चीज को। और 1210 प्रश्न देखिए, इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है। तो गैर आर्थिक संरचना इनमें से कौन सा है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है। स्वास्थ्य जो हो जाएगा ये गैर आर्थिक संरचना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास में हम लोग 1210 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग का क्लास ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत। खूब अच्छे तरीका से पढ़ाई कीजिए और इस बार सफलता जरूर आप लोग हासिल कीजिए।